दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी एक कहने को तो बड़ी इजी लगती है कि एक बिजनेसमैन बनना या एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है, लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं होती। खासकर जब आप ऐसी स्टेट से आते हो जहाँ पे इस तरह का कोई भी इंफ्रा नहीं होता है और आप इन नए शहर में आके अपने लिए नई मंजिलें चूज करते हो और नए रास्ते खुद ब खुद बनाते हो। हम ऐसे ही एक इंसान से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने हिमाचल की एक छोटी सी जगह से अपना सपने कुछ बुने, उन सपनों को आंखों में लेके वो चंडीगढ़ जैसे शहर में आए। यहाँ कर आकर उनका क्या संघर्ष रहा, किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को एक मुकाम दिया और आज वो उनसे जो बन पड़ता है अपने लिए और अपने बैक रूट्स के लिए जितना हो सकता है काम करते हैं। तो हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे एंटरप्रेन्योर पुनीत वर्मा जी से। तो जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उनकी जुबानी। पुनीत जी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद करुण जी। आप जर्नी की बात कर रहे हैं तो जर्नी मैं बोलूंगा स्कूल टाइम से शुरू होती है। जी। स्कूल में आप कुछ सोचते हैं, एम ऑफ लाइफ, एम इन लाइफ, ये आप फिफ्थ या सिक्स या सेवन्थ क्लास से हर कोई आपको पूछना शुरू कर देता है। जी। आपको एम इन लाइफ या एम ऑफ लाइफ का पता तब तक नहीं चलता जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते बिल्कुल। लाइफ में, राइट। जैसे कंपनी में मिशन विजन स्टेटमेंट होती है, जी। वैसे ही एक पर्सनल लाइफ में एम होता है। जी। पहले क्या होता था करुण जी, जब 8वीं 9वीं कक्षा में थे तो हिमाचल में क्या है कि हमें 2 ही चीज़ें पता होती हैं, हुँ। जो प्रोफ़ेशन्स होते हैं। हुँ। एक होता है डॉक्टर बनना, हुँ। हुँ। दूसरा होता है इंजीनियर बनना। नहीं, तीसरा तो हिमाचल में सर वो भी होता है कि अगर कुछ नहीं बन सकते तो फौज में चले जाओ, नहीं, नहीं, नहीं वो तो उसके सरकारी ऊपर नौकरी भी तो है ही उसके है। ऊपर मैं आऊँगा। डॉक्टर और जो इसकी इंजीनियर। इंजीनियर की बात थी, जी। ये थोड़ा ऐसा माना जाता है कि चलो ये इसमें बच्चे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट? रिस्पेक्टेबल है। बहुत रिस्पेक्टफुल हुँ। रहेगा। और उसके बाद वो नहीं हो पाया तो यार 10वीं 12वीं में अगर आपने सोचा कि नहीं, हमारे यहाँ भर्ती जो आप फौज में जाना, हाँ, भर्ती। हमारे यहाँ उसको भर्ती बोलते हैं बिल्कुल। कि भर्ती के लिए दौड़ जाओ। पहाड़ी में बोलते भर्ती तो ये दौड़ी लेना था, ये ना काम हो ठीक है। जाएगा, बिल्कुल। तो हम क्या करते थे कि मैंने दौड़ लगाई नहीं कभी, हुँ। क्योंकि मेरे को आगे पता था। मैं जब 9th क्लास में था, मैंने जूनियर साइंस रिफ्रेशर करके एक मैगजीन लगवा लिया था। ठीक है सर। तो उस मैगजीन में इंजीनियरिंग के कोर्सेज, एनडीए के बारे में, फौज का आइडिया था। भर्ती से ज्यादा मेरे को ये पता था कि ऑफिसर्स रैंक होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पालमपुर से, मेरे घर के बगल में ब्रिगेडियर साहब का घर है। ओके। तो उनके घर में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, हुँ। पार्टीज होती थी मंथ में एक बार। हुँ। हुँ। तो हमें वहां से पता लगना शुरू हुआ कि अफसर आपस में पार्टियां करते हैं। जी। और जो हमने बाकी फौजी देख रखे थे, हमें पता वो मतलब किस लेवल का उनका कंट्रीब्यूशन रहता है फौज के अंदर, और वो किस तरह का काम, सारे संघर्ष करते हैं, सारे बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं। पर फौज में एक जो तबका ऑफिसर्स का है, हुँ। उसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन और रिकॉग्निशन है, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल सर। तो एनडीए सीडीएस का मेरे को पता था, तो हम उसकी तैयारी करते होते थे। तो भर्ती वाली दौड़ में तो हम कभी गए नहीं। जी। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप फौज में भी ना जा पाओ तो टीचिंग होती है, हाँ। सरकारी नौकरी। मतलब जे हिमाचल में जेवीटी सबसे टीचर। ज्यादा जो है वो जेवीटी की नौकरी कर लो, टीजीटी कर लो, हुँ। पीजीटी कर लो। हुँ। और आपको पता है नौकरी करने के बाद जो अगली जो वहां पे चीज होती है, ट्रांसफर करने की। जी। भाई मेरे को जगह भी मेरे घर वाली मिलनी चाहिए, उसके बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। और हिमाचल की सारी पॉलिटिक्स भी ट्रांसफर्स की है, ट्रांसफर्स किया, बिल्कुल ठीक सही बात। है। जो बंदे ने, आपके मंत्री ने, आपके एमएलए ने आपकी ट्रांसफर करा दी, हुँ। वही आपका मंत्री रहेगा। दूसरे बार आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। दिस इज ऑल अबाउट करियर्स एंड हाउ पीपल थिंक इन दैट एरिया। तो इंजीनियरिंग में जब एडमिशन आपका हो जाता है, हुँ। हमारे समय में क्या था कि इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते थे, जी। और बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग के कॉलेजेस भी नहीं थे, उस सरकारी वक़्त भी शायद नहीं रीजनल इंजीनियरिंग थे। कॉलेजेस बिल्कुल। चलते थे। तो हमीरपुर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, जी। एक कॉलेज हिमाचल में था। हुँ। और हमारे समय में क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक नया कोर्स आया यूआईटी के अंडर, आईटी ओके। में। तो वो 40 सीटों के साथ एक इंजीनियरिंग शुरू हुई यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है सर। तो किस्मत से मेरे को उसमें एडमिशन मिल गया। हुँ। तो आई गॉट अ गुड रैंक इन दैट एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसके अंदर मैं एडमिशन ले पाया। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। और वहीं से जब मेरे मन में क्या था कि जीएसआर पढ़ने की वजह से इंजीनियरिंग के बारे में मेरे को बड़ी क्लैरिटी थी ठीक है कि सर। ये एग्जाम देने। अदरवाइज हिमाचल में क्या प्रॉब्लम थी करुण जी उस टाइम पे, अब तो समय बदल गया। हुँ। मैं 1999 और 98 की बात कर रहा हूँ आपके हुँ। साथ। 98 में मैंने 10th करी थी, हुँ। 1998 में। तो 10th में आपको सोचना पड़ता है आपको इंजीनियरिंग करनी है कि आपको मेडिकल करना है, क्योंकि आपको +1 में या तो मेडिकल लेना होता था या नॉन मेडिकल, उसी के बेसिस पे आपका
तो हमने भी अभी तक वो लास्ट की 2 के बारे में सोचा नहीं था, फौज और क्या नाम आपका टीचिंग के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में सोचा था, और दूसरा उसी से रिलेटेड एनडीए सीडीएस के बारे में सोचा था, राइट। और दूसरा सर इंजीनियरिंग में भी ये प्रॉब्लम होती थी, जो आपने आईटी में इंजीनियरिंग करी उस वक्त एक नया फील्ड था, लोगों को ये था पता नहीं ये चलेगी या नहीं चलेगी। इंजीनियर भी सोचते थे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का बन जाओ, कम से कम नहीं तो बिजली बोर्ड में तो नौकरी मिल ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मैंने 2001 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसी साल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हो गया था। तो दैट वाज पैथेटिक ईयर टू टेक एडमिशन इन आईटी। अगले हम 4 साल बाद पास आउट हुए, तब तक तो चीजें ठीक होगी, पर हमने जो 3 साल तक उसके बाद का टाइम देखा, वो सबसे वर्स्ट टाइम था शायद मेरे ख्याल से आईटी वाली इंडस्ट्री। तो इंजीनियरिंग किया, 2005 में पास आउट हुआ। जेएसआर पढ़ते पढ़ते एक मन में तो बात फाइनल थी, इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट करूंगा। ये मैंने उस टाइम पे प्लस वन में ही सोच लिया कि करूंगा ही करूंगा। ठीक है। अब क्योंकि हम मध्य वर्गीय परिवार से थे, +2 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, जो मिला उस ब्रांच में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। तो मेरी यहाँ पे जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी होती थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, वहां पे मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी, बट आई जस्ट डिडंट टेक दैट। नेक्स्ट ईयर जब मैंने आरईसी हमीरपुर में मेरे को सिविल में एडमिशन मिल रहा था, और ये आईटी में बीटेक में यूआईटी में मेरे को एडमिशन मिल गया, सो आई ऑप्टेड फॉर दैट, आई टुक एडमिशन ओवर देयर। तो वहां पे अच्छे रैंक से मेरे को एडमिशन मिला था, सो आई नो गॉट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। तो वहां से हमारा इंजीनियरिंग 4 साल का चला, और जब इंजीनियरिंग कर लिया तो करियर तो तय था कि इंजीनियर बनना ही बनना। अब इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट के बाद नौकरी करनी है कि इंजीनियरिंग के बाद नौकरी करनी है, तब डिसाइडेड नहीं था। ठीक है। बट जब इंजीनियरिंग कंप्लीट होने लगी, उस टाइम मध्य वर्गीय परिवार है, भाई और बहन तभी पढ़ रहे थे, पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से मैं चंडीगढ़ आया था ट्रेनिंग करने के लिए 6 मंथ की। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, एक मैंने जॉब शुरू कर दी। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैंने सवा कर साल जॉब करी। उसी टाइम में मैं बुलजई में एमबीए की कोचिंग ले रहा था, क्योंकि कीड़ा तो मैनेजमेंट का ही था, अल्टीमेटली मैनेजर ही बनना था। ठीक है। मैनेजर, इंजीनियर मैनेजर सबसे बढ़िया होते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैनेजर भी, टेक्निकल भी हैं, मैनेजमेंट के स्किल्स भी हैं। और मैं आपको एक अच्छी सी बात ये बताऊं, मेरी इंजीनियरिंग के ड्यूरिंग भी जो मेरे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट थे, उनमें मैं हमेशा यूनिवर्सिटी टॉपर था। तो मैनेजमेंट में मेरा शुरू से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो वो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, यहाँ पे नौकरी शुरू करी। नौकरी करने के 1.25 साल बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेनिंग शुरू करने की। उस अपॉर्चुनिटी में मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ की रही। तब वो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी। तो आई वॉज लाइक मझधार में था, मैं नौकरी से ज्यादा संतुष्ट भी नहीं था, मैं करूं क्या ना करूं। तो शी गेव मी लॉट ऑफ सपोर्ट कि नहीं, यू गो हार्ड फॉर इट, डू इट, इफ समथिंग गोज बैड आई विल बी देयर। क्योंकि वो जॉब करती थी, पहले से अच्छी जॉब करती थी, मेरे से बढ़िया कमाती थी। तो शी गेव मी बैकअप, और बैकअप नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी की उसकी जरूरत पड़ी, वो बाद में बताऊंगा स्टोरी को, जब विल टॉक अबाउट माय हाउ आई स्टार्टेड ऑल दिस थिंग। बट उस टाइम पे moral support was there, and I started something, and it kicked off actually. So I started single and it kicked off, and within say 15 or 20 days I was able to hire 4 to 5 people. So चीजें चल पड़ी और हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर दी। तो अब मैं बोलूंगा कि इंजीनियरिंग मैंने करी, सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर दी, काम लोगों से कराना था, तो मैनेजर बिना मैनेजमेंट किए तो मेरे को बनना ही पड़ा, राइट। जो मेरा नौकरी का एक्सपीरियंस था वो बिजनेस एनालिसिस का ही था, बीइंग अ सिस्टम एनालिस्ट बिजनेस। थोड़ा सा टाइम मैंने कोडिंग करी, 5-6 महीने, उसके बाद उस कंपनी मेरे को बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिल गया। आई बिलीव दैट बिजनेस एनालिस्ट रोल ओनली मेड मी टू स्टार्ट माय कंपनी इन दैट एज। एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पे एमबीए के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। बुलजई में मैं कोचिंग लेता था, वन ऑफ द टॉपर्स जो मैं चल रहा था। बुलजई वाज आल्सो थिंकिंग कि बच्चा आईएम में चला जाएगा, और मेरी भी इच्छा थी मैं आईएम में चला जाऊं, बड़ी सी कंपनी में 5-7 साल काम करूं, फिर कभी कुछ खोलूंगा। पर जो बोलते हैं ना, जो भगवान ने सोचा होता है वो आप कभी सोच ही नहीं पाते। थिंग्स हैपेंड, और मेरे को कंपनी खोलनी पड़ गई, और बड़े स्मॉलर स्केल पे मेरे पास 20,000 रुपए थे, जहां से मैंने कंपनी खोली। कंपनी भी क्या बोलेंगे, घर से काम चलाया, एक कमरे में सोते थे, एक कमरे में गद्दे लगा रखे थे, वहीं पे शुरू किया। 4-5 15-20 दिनों के अंदर 2-4 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिए, खुद ही बनाए, खुद ही डिलीवर किए, खुद ही मार्केट किए। उससे जो पैसे आए उसे हमने कंप्यूटर्स खरीदे, बेंचेस खरीदे। आप मानेंगे नहीं, 5-6 मंथ तक मैंने उसी एक कमरे में कंपनी को चलाया, और 6 लोगों की टीम लगा दी। उसके बाद वी शिफ्टेड टू वन प्रेमाइसेस, जहां पे हमने कमर्शियल में ऑफिस लिया। तो सर वैसे भी जितनी भी आईटी की बड़ी-बड़ी कंपनियां बनी हैं, नॉर्मली सबकी बेडरूम से या गैराजेस में ही बनी है, तो आपकी कोई स्टोरी अलग नहीं है उससे। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग जो हमें चीज पता चली कि जिस प्रीमिसेस में आज हम बैठे हैं, आप किसी टाइम पे इसी प्रीमिसेस में एज ए ट्रेनी आए थे, और आज इसी में आपका अपना ऑफिस चल रहा है। जी जी जी।
तो ये 2005 में पीसीएल में ट्रेनिंग कर रहा था। उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे पीसीएल बिल्कुल बगल में ही है, जी। तो यहाँ पे मेरे को मौका मिला कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एक डॉट नेट के डेवलपर की। मेरी ट्रेनिंग डॉट नेट में ही चल रही थी। डॉट नेट के डेवलपमेंट के ड्यूरिंग मैंने यहाँ पे जॉब करी एक कंपनी में। उसी कंपनी में बाद में एज ए सिस्टम एनालिस्ट में मेरा प्रमोशन हो गया, तो मैंने सिस्टम एनालिस्ट होने के साथ साथ बिजनेस एनालिसिस का भी काम किया। तो मार्केटिंग सेल्स का थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, तो मैंने 1.25 साल काम किया। उसके बाद मैंने आपको बताया हाउ वी स्टार्टेड एट यू नो दैट मेरा जो घर था उसी के अंदर, जो किराए के घर में हम रहते थे, उसी में ऑफिस चलाया। उसके बाद जो कंपनी जिसमें मैं काम करता था वो वाइंड अप हो गई। उसी का एक एम्प्लॉय था जिसने उस टाइम पे अपनी एक कंपनी खोली और उसने ये ऑफिस ले लिया था। फिर उस लड़का, वो मेरा दोस्त था, उसने कनाडा शिफ्ट होना था। जब वो कनाडा शिफ्ट होने लगा, देन ही टोल्ड कि पुनीत, ये मेरा सारा सामान वगैरह है यहाँ पे, यू आर रनिंग अ कंपनी, यू आर ऑन अ डिफरेंट प्रोमाइसेस, वुड यू लाइक टू शिफ्ट हियर? मैं क्या बोलते हैं ओनर से बात कर सकता हूँ। Then he spoke to owner. I also spoke to him. Things worked well in that way. तो आप ये मान के चलिए पिछले 9-10 साल से हम यहीं पे हैं। Now this is our own office and setting up, growing everything, scaling here. तो आप बोल सकते हो कि डेस्टिनी को शायद यही मंजूर था कि जहाँ पे करियर शुरू किया वहीं पे हम कंपनी को बड़ा करें। तो यहीं पे कंपनी हमारी प्राइवेट लिमिटेड हुई, यहीं पे हम बड़ा कर रहे हैं इसको। अब आज की डेट में हमारी 3 ब्रांचेस हैं, एक बैंगलोर में है, एक भुवनेश्वर में है, जहाँ पे हमारे लोग काम करते हैं। उसके अलावा हमारा जाम्बिया में एक ऑफिस है, एक यूएस में ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी पार्टनरशिप में ऑफिस है। तो जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में हमारे पार्टनरशिप है और 3 इंडिया में ऑफिस खुद के हैं। तो अच्छा सर, आपने जब बिजनेस, जब आप कह रहे हैं कि आप शुरू से आपका मन था कि मेरे को जाना तो अपना बिजनेस ही करना है, चाहे मैनेजर जॉब करने के बाद जाना है, लेकिन आप सर सर्विस क्लास से आते हैं, तो सर्विस क्लास से सर बिजनेसमैन बनना कितना टफ डिसीजन रहता है? क्योंकि घर वालों का, खासकर हिमाचल जैसी जगह में, तो क्योंकि मैं खुद हिमाचल से, हमें पता है यही होता है कि बच्चा अगर अच्छा पढ़ गया तो ये सरकारी नौकरी ले ले, सारी जिंदगी की पेंशन होगी। सर वो कन्विंस करना कितना मुश्किल था? मैं सर्विस क्लास से नहीं आता, पर हाँ, हमारी इकलौती फैमिली सर्विस क्लास से आती है। अदरवाइज हम बिजनेस क्लास हैं, हम ज्वेलर्स हैं, बाय कास्ट पे ज्वेलर हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स की ज्वेलरी की शॉप्स हैं। पर मेरे पापा एक अपवाद थे, मैं उसी बात कर रहा हूँ क्योंकि तो उन्होंने सर्विस करी। हाँ जी, और उन्होंने भी क्या कर रखा था कि रिटायरमेंट प्लान, उन्होंने भी छोटी सी एक दुकान अपने रिटायर होने से 10 साल पहले ज्वेलरी की खोल ली थी कि चलो रिटायरमेंट के बाद जो उनके साथ के रिटायरी हैं उनके साथ चाय पीने के लिए एक जगह बन जाएगी। तो हाँ, मतलब ज्वेलरी की दुकान में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पिताश्री का इंटरेस्ट नहीं था, तो हमारा भी हो नहीं सकता, क्योंकि हमने सर्विस क्लास ही देखी है। सर्विस क्लास से बिजनेस में आने में फर्क ये था क्योंकि हमारे बाकी लोग बिजनेसेस में हैं, तो आई मीन इतना बड़ा चैलेंज नहीं था उनको कन्विंस करना। डरते हैं ऑब्वियसली, जब मध्यवर्गीय परिवार हो, नौकरी करके थोड़े से पैसे आते हो, तो आपको लगता है बिजनेस में कल पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली उसको लेके चैलेंज था। पर क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरे डिसीजंस हमेशा मेरे घर वालों ने माने हैं, उनको लगता है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जो करेगा उसमें सक्सेसफुल हो ही जाएगा, तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस था नहीं। तो उनको तो पता भी मेरे ख्याल 6 मंथ बाद लगा कि मैंने नौकरी छोड़ के काम शुरू कर दिया। माय वाइफ गेव मी अ सपोर्ट एंड माय ब्रदर वाज अवेयर ऑफ दैट। पापा मम्मी को तो तब बताया जब हम क्या बोलते हैं अच्छे से करने लग गए, 5-7 लोग काम करने लग गए अपने पास। उसके बाद मेरे ख्याल 10 लोग जब हमारे पास काम करने लग गए थे, तब जाके हमने घर में बताया कि अब क्या नाम साइब्रिन कंपनी को हम चला रहे हैं और दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। उनको नहीं पता था कि मैं ये कर रहा हूँ, पर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिवील कराते हो तो वो शौक लगता नहीं, तो शौक बड़ा हमने टाइम में निकाला। शॉक एब्जॉर्बर की तरह शौक जाता है ना, तो वो उसका असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, तो वो वैसा रहा, तो वैसा आया नहीं, चैलेंज नहीं आया। अच्छा सर, दूसरा शॉक एब्जॉर्बर ये है कि हिमाचल में नॉर्मली लव मैरिजेस का ट्रेंड अब तो शुरू हो गया, जिस वक्त आपने करी उस वक्त नहीं था। और दूसरा ये था कि आपने जाके बिल्कुल इंटरकास्ट मैरिज करी। आप हिमाचल से और आपने तेलुगु लड़की के साथ शादी करी। सर इसके लिए तो मनाने के लिए कहीं जंग लड़ी होगी? नहीं, इनफैक्ट इसके लिए जंग नहीं लड़नी पड़ी, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, वो बोलते हैं कि बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं। शायद मेरे पेरेंट्स प्रिपेयर्ड थे कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। ठीक है। और जब मैं अपनी वाइफ से, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मिलने गया था पहली बार, मैं अपने फादर को बता गया था। ओके। मैंने फोन किया था। आई नेवर हिडन एनीथिंग फ्रॉम माय फादर। मदर को चाहे पता है नहीं पता, पापा को पता था। जब मैं उससे मिलने गया पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट, मैं फादर साहब को बता के गया था कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, वो 2005 की बात है। मैं बता के गया था, ही वाज प्रिपेयर्ड। मेरी, हालांकि पालमपुर में ऐसा हुआ कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर 2006 में जब मैंने काम शुरू कर दिया, उसके बाद कई ऑफर। मेरी शादी 2010 में हुई है। हम इसमें
अपनी एक मेरी वाइफ को मेरे को जानते 4-5 साल हो रखे थे, वी वर इन कंपेनियनशिप फॉर मोर देन 5 इयर्स, राइट। 2010 में शादी हुई, 2006 या 7 के आसपास कई रिश्ते भी आए घर में, तो मेरे फादर ने खुद ही बोल दिया कि उसको रिश्ते की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी लड़की देख रखी है और उसी के साथ वो शादी करेगा। तो जब मैं फोन करके गया पहली बार, देन ओनली आई टोल्ड कि हाँ मैं पापा किसी से मिलने जा रहा हूँ, और जब मिल लिया उसके बाद भी बता दिया मैं मिल लिया, और शादी की बात नहीं करी, पर ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। 2006-7 में मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं शादी करने वाला हूँ। तो 2008 में मेरे भाई की शादी हुई, मेरी मम्मी बोल रहे थे इन दोनों की इकट्ठी की शादी कर देते, दे वर अवेयर ऑफ दैट। मेरे चाचा जी बोलते नहीं नहीं अलग अलग टाइम पे होगी, तो फिर वी गॉट मैरिड इन 2010। इन मेरे एंड पे ज्यादा चैलेंज नहीं था, वाइफ के एंड पे चैलेंज था। दे टुक अराउंड 2 to 3 इयर्स। उसके ब्रदर वो लोग सारे विजिट करके गए यहाँ पे। बोलने को अरेंज लव मैरिज है, पर अरेंज जैसा पूरा तामझाम हुआ। वो हैदराबाद से आए 3 लोग, 2008 में घर विजिट करके गए, चंडीगढ़ विजिट किया, पालमपुर विजिट किया। दे you know took information about everything, then they got agreed। उसके घर में थोड़ा चैलेंज हुआ, पर वो बोलते हैं ना फीमेल के पास ज्यादा पार होती है, एंड दे आर एबल टू कन्विंस। और जहां पे स्टैंड फीमेल का होता है ना, वहां पे चीजें हो जाती हैं। बंदा कई बार स्टैंड में कमजोर होता है। माय वाइफ टुक लॉट ऑफ चैलेंजेस। उसके यहाँ पे वो ऐसे एरिया की है, वहां पे तो आपको पता ऑनर किलिंग बहुत होती है, तो तेलुगु एरिया में लोग मार भी देते हैं। तो शी टुक दैट करेज, और उसने कन्विंस कर दिया। जब उसके भाई लोग यहाँ पे आके गए तो उन्होंने देखा कि नहीं सब कुछ ठीक है, बंदा भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, तो फाइनली अग्री कर ही जाते हैं। तो शादी हो गई, और 2010 से शादी हो रखी है, 2005 से एक दूसरे को जानते हैं। अब आप मान के चलो 18 साल हो गए एक दूसरे को शादी किए भी, 13-14 साल हो जाएंगे अभी जून में। तो सर इस बीच में जो एक कल्चरल शॉक जो होता है दोनों फैमिलीज के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल हिमाचल से और वो बिल्कुल नीचे से, एक कॉमन जो चीज है वो सिर्फ चावल ही मिलते हैं, बाकी तो खाना पीना भी सब बिल्कुल अलग अलग तरह का है। तो सर दोनों को एडजस्ट करने में या फैमिलीज को आपस में देखो कोशिश ही नहीं करी करूंगी मैंने। अच्छा, शादी हुई, बड़ा मतलब पहली बार मैं कैमरा पे ऐसा बोल रहा हूँ, शादी हुई, घर वालों की एक्सपेक्टेशन अलग, वाइफ की एक्सपेक्टेशन अलग, ये करना है वो करना है। मैंने 2 साल शादी के, 2 से 3 साल तक मैंने ना बेसिकली सॉरी मैंने क्या था कि 2 से 3 साल तक ना बीच में नहीं आया। वो बोलते हैं ना कि सुनो ही मत, मैं दोनों को नहीं सुनता था, ना घर वालों को ना वाइफ को। 2-3 साल के बाद सब कुछ एडजस्टमेंट हो गया, वो अपने आप ही एडजस्ट हो गए, एक दूसरे को समझने लग गए। आप तो इस बात से बड़े हैरान होंगे, मेरी वाइफ ने हिंदी भी यहाँ आके सीखी है। सिर्फ कल्चरल चीजों को बैलेंस करने के लिए। मेरी वाइफ IIT में एमटेक करने वाली थी, गेट क्वालिफाइड है वो। तो उसको मैंने सोचा कि कल्चरल चीजें सिखानी, जबरदस्ती उसको मैंने एमटेक में NIT हमीरपुर में एडमिशन कराया। मैं और मेरी वाइफ तकरीबन 3 साल तक सिर्फ इंग्लिश में बात की है। उसको हिंदी नहीं आती थी, मेरे को तेलुगु नहीं आती थी, तो इंग्लिश वाज द ओनली मीडियम, राइट, जिसमें हमने बात करी और हम बात कर पाए। और फिर जब वो हमीरपुर चली गई, हिंदी सीखी उसने। उसके बाद मैंने अपने घर वालों के सामने सीखे, मैं थोड़ा बहुत हिंदी में कम्युनिकेशन हो गया। पर आज भी मैं अपनी सास है मेरी, वो तेलुगु बोलती है, मैं उनके साथ बात नहीं कर पाता, हिंदी उनको आती नहीं, थोड़ी थोड़ी उन्होंने सीख ली, मैं तेलुगु नहीं सीख पाया, उन्होंने फिर भी थोड़ी सी हिंदी अंडरस्टैंड। तो भाभी आप दोनों के बीच में ट्रांसलेटर का काम करते नहीं, वो करती नहीं वो करती नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। जब सामने होते हैं तो समझ जाते हैं एक दूसरे को, फोन पे बात नहीं होती। और मैं सबसे अच्छी बात ये बोलूंगा ना, जितना कम बात करोगे उतना फायदा रहता है। तो हमने कल्चरल वो एक मतलब ठीक है, दे मीट, मेरे पेरेंट्स को जब उसकी मम्मी से मिलते हैं, दे आर एबल टू थ्रू जेस्चर थोड़ा सा इंग्लिश यूज करके, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा वर्ड यूज करके कम्युनिकेट कर लेते हैं। फोन पे बात नहीं होती है। तो मेरी वाइफ अपनी फैमिली से बात करती है, मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ। हम दोनों क्रॉस जब जरूरत पड़ती है तो बात कर लेते हैं, चीजें ठीक चल रही हैं। तो आई डिडंट गेट इनटू दैट कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं ये वो। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप चीजें जैसी हैं वैसी रहने दोगे तो बेटर है। आप ये नहीं कर सकते करुण जी, हिमाचल वाले को बोलो वे तेलुगु बड़ी आइटम है, अपने फैमिली में ले आए, तेलुगु को बोलो हिमाचली चीज, वो थोपने वाली बात, थोपने वाली बात। कल्चर कभी थोपे नहीं जा सकते, एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकते हैं। और जिस लेवल तक होते हैं उस लेवल तक ठीक है, उससे ज्यादा आगे जाने की मैं मानता हूँ कि जरूरत नहीं है। तो आई नेवर डिड दैट, आई नेवर इवन ट्राइड, एंड आई बिलीव मेरे लिए वो अच्छा रहा है, इसलिए मैं ठीक चल रहा था, मैं इसी को कंटिन्यू। अच्छा सर, आपने अभी बात करी कि आपने अपने जो बिजनेस के ऑफिसेज हैं सर, आपने अब्रॉड में भी खोले हैं, बाहर स्टेट्स में भी खोले हैं। अब्रॉड में हमारे पार्टनरशिप में, टाई अप में। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि बैक टू रूट अपने स्टेट में भी इस तरह का क्या, क्योंकि अभी तक IT हिमाचल में उस तरह से नहीं पहुंची है जिस तरह से बाकी स्टेट्स में।
तो अब आप क्योंकि इस एरिया में सक्सेसफुल हो चुके हो, तो आपको लगता है कि थोड़ा-सा बैक टू स्टेट करने वाला काम भी करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है करुण जी, पर इसका मैं एक आंसर दूँ आपको। हमारी जो साइब्रन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जी। ये हिमाचल की कंपनी है। हमने हिमाचल में रजिस्टर कर रखा है। वे बैक 2012 में जब इसको रजिस्टर किया था, हिमाचल में रजिस्टर। आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में एक ऑफिस स्पेस बना रखी है मैंने। ओके। 15 बाय 20 का स्पेस है, वो हुँ। पूरा मैंने इसी के लिए सेटअप किया था। हुँ। गवर्नमेंट ने 2010, 11, 12, 14 के आसपास गग्गल में बोला हम आईटी पार्क लेके आएंगे। हुँ। 5 दिन तक आईटी पार्क नहीं मिला। 2-4 बार हमने गवर्नमेंट को अप्रोच कर लिया कि हम ऑफिस खोलना चाहते हैं वहां पे, हमें प्लॉट अलॉट किए जाएं। हुँ, हुँ। पर वो हिमाचल में क्या है ना कि वो चीजें उस धरातल पे आ नहीं पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी के बारे में मेरे को लगता नहीं अभी सोच है, जो बिल्कुल। हिमाचल गवर्नमेंट को जिस तरफ सोचना चाहिए, हुँ। वो अभी तक सोच नहीं पाई। हुँ। देखिए 2 हॉटस्पॉट बनते हैं, बार-बार बोलते हैं धर्मशाला में हम गग्गल के पास आईटी पार्क लेके आएँगे जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। हुँ। दूसरा हम बोलते हैं सोलन में लेके आएँगे। हुँ। सोलन में जो लेके आने की बात करें वो कहीं पहाड़ों में, वहाँ पे ज़मीन ले लो, वहाँ पे बनाओ, फीज़िबल सा नहीं फिजिबल है। सा नहीं। आईटी के लिए आपको एयरपोर्ट चाहिए साथ में, राइट? जो कि आपका गग्गल में। सबसे ईज़ी बन रहा है। शिमला इतना क्राउडेड है, शिमला में आप एसटीपीआई भी आपने सेटअप किया है, आपका डेटा सेंटर भी है, सब कुछ है। हुँ। पर शिमला में ऑफिस चला पाना फिजिबल नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठंड भी है सर, कम्यूट करना भी पार्किंग की दिक्कत मुश्किल बहुत है और पार्किंग की समस्या है। मतलब धर्मशाला एक बहुत अच्छी जगह लगती है, हुँ। धर्मशाला और गग्गल और कांगड़ा के बीच का एरिया है ना, हुँ। दैट लुक्स फैंटास्टिक ना, फैंटास्टिक। एयरपोर्ट की वजह हुँ। से, बाकी भी पंजाब से कनेक्टिविटी है, ट्रेन से कनेक्टिविटी है, चंडीगढ़ से पूरी बाय कनेक्टिविटी है। रोड, बाय एयर तीनों अब कनेक्टेड। सारी रोड्स 4 लेन हो रखी हैं। हुँ। तो गवर्नमेंट अगर विकसित करेगी तो हम तो पहले बंदे होंगे जो प्लॉट लेंगे वहां पे और अपना ऑफिस खड़ा करेंगे। हुँ। आज की डेट में आईटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे बैठे हो, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। पर रिसोर्सेज के साथ चैलेंज आता है अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है तो। हुँ, हुँ। देखिए अब हिमाचल के लोग जो धर्मशाला कांगड़ा रीजन के लोग हैं ना, हुँ। वो वहां पे नौकरी करना चाहेंगे, पर हुँ। नौकरी तभी करता है कोई जब 40-50 कंपनियां होती हैं। बिल्कुल। देखो रिसोर्सेज को आज मेरे पास काम कर रहा है, कल किसी और के पास भी काम करने की सोचता है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ के लिए उसको तो और अपनी। हमें भी, हम बंच ऑफ 10, 20, 50 रिसोर्सेज है तो कंपनी चला नहीं पाएंगे ना, बिल्कुल। हमें भी तो और हायरिंग करनी है। जी। तो एक कंपनी के लिए नहीं, आपको कम से कम 50-100 कंपनीज के लिए इंफ्रा बनाना पड़ेगा। देखो पंजाब में आईटी पार्क बना है, जी। ये बड़ी कंपनीज को लेके आए, साथ में छोटी कंपनीज को लेके जी। आए। जब आपको पूरा आईटी का सिटी बसाना पड़ेगा, हुँ, हुँ। रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, ये सारा इंफ्रा बनाओगे आप, और सबसे ऊपर जो है आईटी का इंफ्रा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट, वो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना पड़ेगा। और आप, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, द मोमेंट गवर्नमेंट सेज ना कि हम एलोकेशन कर रहे हैं, हुँ। 2012 से हमारी कंपनी है, तो उन्हें सबसे पहले हम जैसे लोगों को बुलाना चाहिए, लोकल जो काम क्योंकि कर रहे हैं। रजिस्टर्ड आपकी कंपनी है तो और सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको हम आएगी। हर साल टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, सब कुछ पता है हुँ। उनको, स्टेट से ये काम हो रहा है। हुँ। तो आप मानोगे पैन नंबर हमारा पालमपुर का है, सारा टीडीएस जो जमा होता है वो हिमाचल। सरकार, हिमाचल सरकार के पास जा रहा है, हुँ। राइट? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रूट तो वहीं से होता है रूट ना। तो वहीं से। Once they open the opportunity, we'll set up the facility हुँ। and definitely हम करेंगे 30-40 लोगों को और बोलेंगे करने के लिए। हुँ। और आप देखना इंफ्रा, एक बार इंफ्रा की जरूरत है, हुँ। कंपनियां बैठी हैं, तैयार बैठी हैं। कंपनियों को तो चंडीगढ़ से हिमाचल में खोल के ज्यादा फायदा है, राइट? टैलेंट की रिसोर्सेज कमी नहीं को, है, टैलेंट बहुत, टैलेंट की कोई, टैलेंट बहुत है। टैलेंट तो आप देखो करुण जी, टैलेंट की मत ही बात करो, आप देखोगे 30 से 40% ऑफ द एम्प्लॉइज इन चंडीगढ़ इन आईटी कंपनीज ऑफ हिमाचल, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो टैलेंट तो हिमाचल का सारा यहीं भरा पड़ा यहीं है पे ना। पड़ा। अगर उसका 10% भी आप ले जाओगे हुँ। तब भी वहां पे 50,000 एम्प्लॉय हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो 50,000 में से 500 तो हम करेंगे ही करेंगे, जब तो हम अपना लेके आएंगे तो ऑब्वियसली। बिल्कुल तो करेंगे। इतना तो हम मानते हैं कि 10% तो हम करेंगे ही करेंगे। 10 ये तो कम हो जाएगा, 1% होगा, पर हम करेंगे, राइट? तो वी आर इन अ प्रोसेस, गवर्नमेंट शुड बी इन अ प्रोसेस टू हैव आईटी इंफ्रा। देखो सुखू जी हमारे पड़ोस के हैं, क्या सोचते हैं वो, गग्गल क्या पता उनको समझ आए, अगर विकसित करेंगे तो हम वहां जरूर सेटअप करेंगे। सर ये रही आपकी बिजनेस की और लव स्टोरी की बात। अब सर अगर पर्सनल में बात करें, हमने सुना एक चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइजेशन टाई है, आप उसके साथ जुड़े हैं और पिछले 7-8 साल से आप वहाँ पे क्रिकेट लीग भी चला रहे हैं। तो सर ये क्रिकेट का शौक पुराना कोई कॉलेज टाइम का दबा हुआ ख्वाब है जो तब का दबा था, अब उभर के आ रहा है, या क्रिकेट से बाय डिफॉल्ट ही प्यार है? ऐसे दबा कुछ नहीं है, पहले से उभरा हुआ है क्या? हम उस लेवल के क्रिकेटर हैं, जब माँ डंडा लेके आती थी शाम को 6 बजे अंधेरा होने पे, बोलना बिल्कुल हल्का सा एक बिंदु दिख रहा होता तब तक खेलते थे। डंडा पड़ा कान पे, कान खींचा, उसके बाद घर जाते थे। हिमाचल में क्या है ना, और खासकर पालमपुर में, एक साइड चाय के बागान होते हैं, दूसरी साइड क्या बोलते हैं, फील्ड है, खेत है, तीसरी साइड कूल चल रही है। हमें तो एक ही साइड खेलना पड़ता, सीधा खेल लोगे तो रन मार लो और लेफ्ट राइट बॉल ऊंची गई तो आउट,
तो हम ना वैसे माहौल में खेल रहे हैं। चंडीगढ़ में आए, बड़े बड़े ग्राउंड हैं यहाँ पे। तो ये टाई में 2018 में जेवी सिंह सर के टाइम पे, 2018 नहीं 2016 में हमने पहला टूर्नामेंट किया था। तो जेवी जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टाई का टूर्नामेंट करवाया, हमने रामगढ़ फोर्ट में किया था। एंड मैंने 2014 में टाई ज्वाइन किया था, तो मेरे को मौका मिला खेलने का भी, ऑर्गेनाइज करने का भी। तो वहां से हमने छोटा सा शुरू किया, फिर हमने 2018 में दोबारा टूर्नामेंट किया समीर जैन के टाइम पे। वो हमने थोड़ा स्केल बड़ा किया, उसमें रॉबिन अग्रवाल थे हमारे साथ, जो एलपीएस के डायरेक्टर भी हैं और पिछले हमारे टाई चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट भी थे। फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो रॉबिन जब दोबारा प्रेसिडेंट बना, रॉबिन ने बोला अब तो ये करना ही करना है। तब हमने बहुत बड़े लेवल पे किया। और इस साल आप देखोगे, इस साल तो एक्सट्रीम ही चला है। और मैं खुद क्रिकेटर हूँ, खुद खेलता हूँ। तो जब आप खेल भी रहे हो, आपको मौका भी मिल रहा है ऑर्गेनाइज करने का, और इतने बड़े ग्राउंड में जिसमें सारी तरफ बॉल को फिट कर सकते हो ना, मेरे लिए तो नई बात थी। हम इस लेवल पे मैदान मिल गया तो फिर हमें नेटवर्क, आप बोल भी सकते हो दबे अरमान वहां जाके सारी जगह हिट करने के, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ खेलना, इट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो। इस बार तो आप भी, हमने भी इनवाइट किया था, वहां पे थे। यू माइट हैव एक्सपीरियंस वंडरफुल क्रिकेट एंड वंडरफुल नेटवर्किंग आल्सो। स्पोर्ट्स जो होती है ना, आप बोलते हैं गोल्फ के ऊपर सबसे बड़ी नेटवर्किंग होती है, राइट? गोल्फ में इंडिविजुअल प्लेयर खेलते हैं तो नेटवर्किंग बहुत अच्छे से होती है, पर वो हर एक की गेम नहीं है। हाँ, बहुत कॉस्टली गेम है। क्रिकेट जो है इंडिया में हर एक की गेम है, हर एक को समझ आता है। हर बंदे ने किसी ना किसी लेवल पे क्रिकेट खेल लिया। तो मेरे हिसाब से जो क्रिकेट में आपकी बॉन्डिंग बनती है ना, क्योंकि हम गोल्फ नहीं खेलते उतना, तो हमें ज्यादा अंदाजा भी नहीं है, पर आप एक टीम में 12 लोग अपने हैं, 12 दूसरे, तो 24 लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हो। बिल्कुल। 2 अंपायर भी हैं, 5-6 स्पेक्टेटर भी हैं, तो एक बार में 30 लोगों से नेटवर्किंग हो। गोल्फ में आप 5-6 लोग जिनके साथ टी कर रहे हो, उन्हीं के साथ नेटवर्किंग हो रही। तो हमने टाई के टूर्नामेंट में 300 लोग टीम्स के अंदर, 18 टीमें थी, 15-15 बंदे हमने अलाउ किए थे, 300 के आसपास लोग थे, राइट? और 200-300 के आसपास स्पेक्टेटर थे, 15-20 हमारे ऑर्गेनाइजर थे। तो आप ये सोचो, मना करते हुए भी एक बंदे की कम से कम 50 लोगों के साथ तो नेटवर्किंग हुई हो। बिल्कुल। तो सिर्फ क्रिकेट नेटवर्किंग और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो शौक भी है, खेलता भी हूँ, और यही एक गेम है जो मेरे को 5 बजे भी उठाती है, 4 बजे भी उठाती है। अगर फिर मैं बात करूंगा, मेरी वाइफ से पूछोगे, क्रिकेट शुरू हुआ है 4 बजे भी उठ जाएगा, बाकी कुछ भी करना तो नहीं उठेगा। तो क्रिकेट पैशन भी है, क्रिकेट में जुनून भी मिलता है, और क्रिकेट मेरे को यंग भी फील कराता है कि नहीं, आई एम टुडे स्टिल आई एम 18 और 22 इयर्स का। तो क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। पहले मैं देखता बहुत था, अब मैं देखता नहीं, अब मैं खेलने में विश्वास रखता हूँ, जब मिले मौका तो खेलता हूँ। अच्छा सर, हमने सुना कि आप ट्रैवलर भी बहुत अच्छे हो, और आप लेह लद्दाख तक का एरिया भी बाय रोड आप घुमा के आए। लोग कहते हैं आप गाड़ी भी बड़ा मोशन के साथ चलाते हो, तो ये एक अलग पैशन है। देखिए, हिमाचल में ना करुण जी, हिमाचल ना आपको ऐसा बना देता है कि आपको वो सब चीजें आती हैं जो पंजाब वालों को नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। 10 फुट के रोड पे हम 60-70 की स्पीड पे गाड़ी चला लेते हैं, राइट? बिल्कुल। मैं ही नहीं, आप भी चला लेते आप भी चला लेते। पंजाब में आप बोलोगे 10 फुट के रोड पे बंदे गाड़ी नहीं उतारेंगे। ठीक है, हमें कई बार 1-1 किलोमीटर पीछे गाड़ी करनी पड़ती है, बैक लानी पड़ती है। हाँ, तो हमें वो सारी, वो बोलते हैं ना, मैं वही बोलूंगा, हमने हटते फिरते चलते फिरते वो चीजें कर ली जो लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमारी पैदाइश के साथ वो आ रखी है। और गाड़ी चलाना एक शौक है, और संकरे रोडों पे चलाने का ज्यादा शौक है। जितना छोटा रोड होगा मेरी स्पीड उतनी बढ़ जाती है, उतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। तो लेह लद्दाख हम गए थे, टाई के 3 पार्टनर लड़के हैं साथ के, उनकी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, हम 4 लोग गए थे। तो 2 लोग एक पंजाब का था, एक हरियाणा का था, उन दोनों ने बिल्कुल ड्राइव नहीं किया। जो दूसरा एक और विशाल, मैं नाम भी बता रहा हूँ, विशाल केडिया था, दीपांशु था, निखिल गुप्ता। दीपांशु और निखिल ने गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई, विशाल ने कोई 20-25% चलाई, बाकी 70-75%। आप मानेंगे नहीं, जिस टूर को करने के लिए चंडीगढ़ से श्रीनगर गए हम, लेह लद्दाख, फिर हम पैंगोंग भी गए, मतलब कोई एरिया छोड़ा नहीं। हम चौथे दिन वापस आ गए थे। हमने 4 दिन में पूरा करके, हाँ, एक रात 12 बजे चले यहाँ से, और 4 दिन बाद 12 बजे रात को यहाँ। क्या बात, 3 नाइट स्पेंड कर, तो मतलब हाथ ही लगाते गए होगे। ना, सब कुछ बहुत अच्छी फोटो, सब कुछ देखा हमने। एनर्जी है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। और उस टाइम पे विशाल ने नई थार ले रखी थी, थार का क्रेज भी ज्यादा था, हम लेके गए, चलाई, भगाई, और बस हो गया। तो ऐसे एडवेंचर करते रहते हैं।
इससे पहले भी मैं एक बार श्रीनगर गाड़ी लेके गया हूँ, 2011 में गए थे हम लोग, तब मैं इंडिका लेके गया था। तो लॉन्ग ड्राइव, छोटे रोड्स में ड्राइव काफ़ी करी है, मतलब इट 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 गिव्स यू थ्रिल, यू नो। मैं एक बार अगर जैसलमेर गया था अपनी गाड़ी लेके यहाँ से, तब भी हम 3-4 लोग गए थे। वो 2019 में गए थे शायद। तो 2-3 साल में एक बार रोड ट्रिप हो जाता है, और हो जाए तो फिर मतलब वो फिर से रेजुवेनेट कर देता है। आप फिर से फ़ील करते हो, आई मीन यू आर इन 20 टू 30s, अदरवाइज़ अब मैं 40 का हो गया हूँ, लास्ट ईयर ओनली जुलाई में 40 का। 40 के बाद कई लोग होंगे ना, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि स्पॉन्टेनियस रहे, लाइफ में कुछ ना कुछ, मतलब आपको अंदर से कोई ना कोई चीज़ आपको ये फ़ील कराती रहे, नहीं, नहीं, यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर, यू आर बिकमिंग यंगर ओनली। सो इसके लिए कहीं ना कोई एक्टिविटी चलती है। अच्छा सर, हिमाचल में अगर खाने की बात करी जाए तो धाम के सारे शौकीन हैं। तो बिल्कुल। आप धाम के कारण भी हिमाचल जाते हो, या हिमाचल जाते हो धाम मिल जाए तो होता है? देखो, धाम के कारण मैं ना, अगर मेरे पेरेंट्स से मिलोगे कभी, तो जब तक मैं कॉलेज टाइम में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई रिलेटिव ऐसा नहीं होगा जिसकी शादी में मैं नहीं गया हूँ। ठीक है। हर बंदे की शादी में, राइट। हर धाम खाने बड़ा मैं, हर पड़ोसी के यहाँ कुछ हो रहा तब भी धाम खाने पहुँच जाऊँगा। चला, बहुत शौक था। जैसे मैं चंडीगढ़ आया हूँ, किसी की शादी में जाना बड़ा पॉसिबल ही नहीं होता। बड़ी रेयर सी शादियों में जा पाता हूँ। पर पालमपुर में ना मरंडा में एक बर्मा ढाबा है। हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, वो मटन भी बनाता है और पूरी कांगड़ी धाम भी बनाता है। बिल्कुल बनाता है, पेड़ के नीचे। बिल्कुल। तो वो हमारे रिलेटिव्स ही हैं, बर्मा सुनियार है वो भी। तो जब मैं पालमपुर जाता हूँ, वहाँ ज़रूर खा लेता हूँ। तो मतलब पालमपुर जाता हूँ तब भी धाम खाता हूँ, और धाम खाता हूँ तब भी पालमपुर खाता हूँ। तो दोनों आपने छोड़ा नहीं है। हाँ, तो ये चक्कर। जी। अच्छा सर, इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि हिमाचल में कहते हैं सबको ना नाचने के साथ-साथ गाने का शौक बड़ा होता है, या गुनगुनाने का होता है। तो आपका सर इसमें भी थोड़ा-सा दखल-अंदाज़ी है? हाँ, बिल्कुल है जी, गाना गा लेते हैं, चाहे मतलब बोल अच्छे नहीं आते या मतलब आवाज़ अच्छी नहीं है, पर गाता ज़रूर हूँ। जब मौका मिलता तो गा लेता तो हूँ। सर एक नमूना हो जाए, अगर हो सके तो? तो आप क्या सुनना चाहेंगे? पहाड़ी सुनना चाहेंगे? पहाड़ी सुनना चाहेंगे सर, हिंदी पंजाबी नहीं तो एक ना गाना है, मेरी वाइफ सुनेगी तो फिर हँसेगी वो। एक कूंजुआ चंचलो करके गाना हाँ, होता है, बिल्कुल है, आपने सुना लव होगा? स्टोरी है एक। हाँ, तो उस गाने को मैं गाता हूँ, तो मैं बीच से सुनाता हूँ आपको। वो बटनों को लेके बात होती है, तो बीच में वो क्या होता है, बटन गुम हो जाते हैं, चांदी के बटन। हाँ, तो चंचलो बोलती है कि बटन तो गुम हो गए, तो कुंजू बोलता है, बटना रगमना तू करया चंचलो, हो बटना रगमना तू करया चंचलो, चंबे चांदी बतेरी हो, मेरी ये जिंद चंबे चांदी बतेरी हो। क्या बात है! तो इससे वो लगता है कि आपने अपना जो बैक रूट्स हैं वो छोड़े नहीं है, ज़मीन के साथ जुड़ाव आपका अभी तक बना हुआ है। सर वो हमेशा रहना चाहिए, मतलब जो भी ज़मीन है, अब पंजाब मेरी कर्म भूमि है, राइट? तो ये भी मेरी ज़मीन है। जी। हिमाचल भी मेरी ज़मीन है, हिमाचल में तो मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे पढ़ाई करी है, सब कुछ वहीं से मिला है। ये दोनों भूमियों के प्रति मेरा पूरा-पूरा वो है, कर्तव्य बनता है। पंजाब के प्रति भी पूरा कर्तव्य है। पंजाब में हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हिमाचल में टीडीएस पे कर रहे हैं, दोनों पैसा पैसा भी दे रहे हैं कमा के, राइट? और पंजाब में हम सब कुछ करते हैं, और हिमाचल में हिमाचली बोलता हूँ। मेरी वाइफ और मेरे बीच में हिंदी में कम्युनिकेशन होता है, फैमिली में पहाड़ी में बात होती है। मैं अपनी बेटी भी मेरी पहाड़ी के शब्द जानती है, मेरी वाइफ पहाड़ी समझती है। मेरे पेरेंट्स पहाड़ी में बोलते हैं, मैं हिंदी में जवाब देती है। तो आई मीन रूट्स तो बच्चों में भी जा रहे हैं, वाइफ में भी जा रहे हैं, राइट? तो पर अब एक हमने कभी ना थोपने की कोशिश नहीं करी। मेरी वाइफ का आज भी नाम बेमू सुलोचना ही है। मैंने कभी वर्मा जोड़ने की कोशिश नहीं करी। जब पहले से जुड़ के नहीं आया तो अब जोड़ के क्या करूँ? और वो तो दिल से मानने की बात है, अगर आपने मान ही लिया तो उसमें जुड़ने और ना जुड़ने वाली तो कोई स्टोरी नहीं तो ये बची। कि बड़ी सीधी-सी है कि उसके रूट्स उसके साथ रहने चाहिए, मेरी बेटी को वो भी तेलुगु रूट्स भी पता लगने चाहिए। मेरी बेटी को पहाड़ी रूट भी पता लगना, पंजाब के तो पंजाब तो पता लगना चाहिए। लगना चाहिए। सर अगर चलते-चलते अब जैसे कहते हैं कि आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जैसे आपने कहा कि घर से बिज़नेस भी शुरू हो सकता है। लेकिन फिर भी सर जिस हिसाब से अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो उस हिसाब से सर फ्रॉड्स के चांसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप जो बडिंग लोग बच्चे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, कोई एक अपने एक्सपीरियंस से आप टिप देना चाहें कि
एंटरप्रेन्योर बनो तो किस प्रिकॉशंस के साथ बनो, या अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते तो आप अपने करियर को किस तरह से सर आगे एक्सेल करें? देखो, हर चीज के लिए आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, जो मर्जी करो, ट्रुथफुल होना बहुत जरूरी है, राइट? ईमानदारी। ईमानदारी। और अगर आप कोई भी गलत चीज ना करो, गलत चीज नहीं करोगे तो सब कुछ सही रहेगा। ये बिजनेस के लिए भी है और ये नौकरी के लिए। 20 में कोविड आया, 2021 में नौकरी की बहुत ज्यादा सर जागी थी। जी। हर किसी को, मतलब जो 20,000 मिलता था उसको 40,000 का ऑफर आ रहा है, किसी को 60,000 का ऑफर आ रहा है। उस टाइम लोगों ने क्या किया कि लोगों ने ये किया कि दूसरे बंदे की कंपनी से ना रिसोर्सेज को हायर करना शुरू कर तोड़ना दिया, शुरू कर दिया। तोड़ना शुरू। उन्होंने ऐसा बोला कि यार तुम बिना इसके सर्टिफिकेट के आ जाओ, तुम आज नौकरी छोड़ दो, आज वहां पे 20 मिल रहा, मैं कल आपको 50 दे रहा हूँ, राइट? उस या आपको लाख मिल रहा है, हम 2 लाख दे रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो उस कंपनी ने क्या किया ना, एक चीटिंग का कल्चर चालू कर दिया। रिसोर्स भी चीटर बना, वो कंपनी ने ये दिखाया कि हम चीटिंग अलाउ करते हैं। ऐसा बहुत कंपनीज ने किया। अब ये गिव बैक होता है, कुछ दिनों बाद आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपने तो उस रिसोर्स को सिखाया चीटिंग करने कि भाई आप छोड़ के चले जाओ, आपको मौका। तो एक तो रिसोर्स को आपने मौका परस्त बना दिया, एक आपने चोरी करना सिखा दी, और एक पूरा कल्चर ही खराब कर दिया, पूरा सिस्टम आपने करप्ट कर दिया। क्योंकि उस कंपनी से जितने भी लोग निकलेंगे ना, तो करप्ट ही सारे करप्ट निकलेंगे। अगर उनमें से 10 लोग भी एंटरप्रेन्योर बन गए ना, सोचो कितनी करप्शन, एक ही बंदे की वजह से कितनी करप्शन होती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि छोटे से बेनिफिट के लिए सिस्टम को करप्ट ना करो। करप्शन के बारे में हम बात करते हैं, इंडिया करप्ट है, इंडियन में करप्शन है, इंडियन पॉलिटिशियन करप्ट है। करप्ट सिस्टम को करने वाले लोग होते हैं। आप एक जगह पे गलत एक्टिविटी अपने मुनाफे के लिए करते हैं, तो सब जगह फैल जाती है। तो जो मुनाफाखोरी है ना, वो बड़ी एथिकल होनी चाहिए। अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस के साथ अगर लाइफ में कुछ भी करते हो ना, दैट इज नॉट गोना टेक यू फॉर वेरी लॉन्ग, राइट? आप बड़ी जल्दी स्केल कर जाओगे, गिरने का स्केल भी उतना फास्ट होता है। वो कहते हैं ना, जो जितनी जल्दी से ऊपर जाता है उतनी जल्दी से नीचे जाएगा। तो मेरा यही रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, एथिकल हो, एथिकल प्रैक्टिसेस में काम करो। कई बार जो आपकी बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज है ना, या बूटस्ट्रैप आप नौकरी कर रहे हैं या कुछ, कई बार उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है, ठीक है? ट्रेजेक्टरी उसकी स्लो हो सकती है, और ट्रेजेक्टरी हमेशा ऊपर को जाती है जी। और कोई ऐसा पायदान आता ना, एक ही पुश मिलता, आप सीधे ऊपर चले जाते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है यार मेरी कंपनी 200 लोगों की नहीं बनी, 500 की नहीं बनी, 1000 की नहीं बनी, 2000 की नहीं बनी। एक मौका आएगा, आपको हो सकता है 100 तक का स्ट्रगल आपका 15 साल का, 100 से 1000 आप 16वें साल में हो जाए। बिल्कुल ठीक है, तो उस मौके को आने दो, प्रयास करो, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, पर अनएथिकल कुछ ना करो। तब यू गो विद एथिकल प्रैक्टिसेस, यू विल राइज। आपका राइज सबको पता लगेगा। ये भी नहीं है कि आप लोगों के नाम सुनते हैं, आपके भी नाम लोग लेंगे। आप अगर अच्छे हो तो आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे। और इट इज ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द लाइफ कि लोग आपको कितना याद रख रहे हैं और किस बात के लिए याद रख रहे हैं। क्या आपकी चोरी के लिए याद रखना है, आपकी ईमानदारी के लिए याद? तो इच्छा आपकी है, आप ईमानदारी के लिए जाना चाहते हो कि चोरी के लिए जाना? बिल्कुल, वो आपने नाम पैदा करना है, आप अच्छाई में कर लो या बुराई में कर लो, लेकिन नाम तो पैदा हो ही जाता है किसी से। पुनीत जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और वो कहते हैं ना कि एक लाइटर नोट पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो सर, किसी जिंदगी के मोड़ पे दोबारा मुलाकात होगी। अब लेंगे आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।